Hello friends, welcome to our class Arya Coaching. As you know that this is the class where you can feel physics, you can realize physics and you can clear all the concept of it. And I would like to say that if you are clearing all the concept of it, so 100% you will fall in love with it. So get ready for falling in love with physics. Okay. So today we are going to start our topic and today's topic is electric field due to a dipole at any point. किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है. इट्स अ वेरी सिंपल डेरिवेशन, but many students are saying that this is the very hard derivation, but I would like to say that this is very simple derivation. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. ओके, समझने की कोशिश करिएगा. बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ही कठिन लगता है मुझे, लेकिन अगर आपको समझ में आया ना तो बहुत ही इजी डेरिवेशन है. आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत जगह नहीं मिलने वाला है. बहुत ही कम जगह है जहां पर ये डेरिवेशन आपको मिलता है. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू ऑल गाइस, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसमें ये वाला, अगर हम बात करें पहले वाली बुक्स में, तो पहले वाली बुक्स में ये डेरिवेशन नहीं मिलता था, इसलिए ज़्यादा जगह पर ये डेरिवेशन नहीं उपलब्ध मिलता है. लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक टुडे. मतलब ये ऐसा टॉपिक है जहां जो टॉपिक हर जगह पर नहीं मिलने वाला आपको. ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, फील करिएगा, बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे, मुझे उम्मीद है. तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं हमारा और आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल आर्या कोचिंग. ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए, आज का डेरिवेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इससे पहले के दोनों डेरिवेशन पता होने चाहिए, जो कि था किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. मतलब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है. आप सोच रहे होंगे अक्षीय और निरक्षीय का मतलब क्या है बच्चा, तो समझ लीजिएगा. ये जैसे मान लिया हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव अगर ये है, मान लिया ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित है. इसका मध्य बिंदु O है. हमें मालूम है कि इसकी अक्ष में कोई बिंदु यहां पर होता था, इसे हम अक्षीय स्थिति कहते थे. इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला हुआ करता था, इसे हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कहते थे. और फार्मूला क्या होता था, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं. ठीक है, E = होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r². ओके, ये फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक. E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p/r³. ठीक है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये होता है. अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा है तो इसका अक्ष ये हुआ, इसके अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाए r दूरी पर, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो निकल के आया था हम लोगों ने पिछले वाले डेरिवेशंस में देखा है. E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p/r³. ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से. अब निरक्षीय का मतलब क्या होता है, ये क्या है, अक्षीय स्थिति. मतलब ये जब एक्सिस की बात करेगा, या फिर हिंदी में लिख देते हैं हम, अक्षीय स्थिति के लिए है ये. ठीक है, अक्षीय स्थिति. लेकिन अगर हम निरक्षीय की बात करें तो निरक्षीय का मतलब होता है कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस तरह से कोई वैद्युत द्विध्रुव है. ठीक है, ए बी नाम है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इसका मध्य बिंदु O है. मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसके निरक्ष में, यहां पर अक्ष में लिया था तो फार्मूला ये है. निरक्ष में जाएंगे, अब की बार अक्ष में नहीं ले रहे हैं, निरक्ष में जाएंगे. यहां पर बिंदु P लिया, इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इसका है फार्मूला हमारे पास निरक्षीय स्थिति का. निरक्षीय स्थिति का जो फार्मूला था वो था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p/r³. कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं था, ओनली यहां पर 2p था तो यहां पर केवल p था, बस इतना ही अंतर था. आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इजी डेरिवेशन होने वाला है. बस आप लोगों को ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए. अच्छी स्थिति का फॉर्मूला था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p/r³. इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिखते हैं. क्या लिखते हैं, k. मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम k लिख दें तो ये हो जाएगा k × 2p/r³, जिसे हम 2pk या 2kp/r³ कह सकते हैं. 2kp/r³. ज्यादा खुश मत होइएगा, kp का मतलब कमला पसंद नहीं है. ठीक है, kp का मतलब यहां पर k क्या है,
कांस्टेंट होता है 1/4πε0, ठीक है। और P यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इतना आपको पता हो गया। इसी प्रकार हम अगर इसको कहें तो E को हम क्या लिखते हैं, 1/4πε0 को लिखते हैं K, सो K × P/r³। इसे हम ये भी लिख सकते हैं KP/r³, तो KP/r³ तो लिखा ही है। यहां पर 2KP/r³ होता है, ये केवल KP/r³ होता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, अभी आपको यूज करनी पड़ेंगी। अच्छी स्थिति में फॉर्मूला क्या है, 2KP/r³। निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या है, केवल KP/r³। ओके, इन दोनों बातों को याद रखिएगा और इनका जरा डायरेक्शन ध्यान में देखिएगा। यहां पर अगर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने पूछा तो यहां पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर जो भी होगी, ठीक है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन हमेशा ये रहता है बाहर की ओर। ओके, अब हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन देखते थे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन ये होता था पीछे की ओर, मतलब प्लस से माइनस की ओर। द्विध्रुव का डायरेक्शन अगर इधर है तो क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन पीछे की ओर होगा। ये दोनों बातें याद रखिए बच्चा। यहां पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इसके कारण होती थी जिसका डायरेक्शन इधर होता था, कुछ इसके कारण होते थे इसका डायरेक्शन इधर होता था, लेकिन इधर वाली ज्यादा होती थी, इसलिए जिसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता था उसका डायरेक्शन ये मिलता था आपको, ठीक है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण तो डायरेक्शन ये हुआ करता था, आपको याद होगा शायद, और इसके कारण जो डायरेक्शन होता था वो कुछ इस कदर हुआ करता था, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन था, एक ये डायरेक्शन था। इन दोनों का जो परिणामी होता था उसका डायरेक्शन ये था, तो इसका जो परिणामी डायरेक्शन है वो ये है। मतलब है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर, दूर की ओर होती है, प्लस वाले से, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आज के डेरिवेशन पर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होने वाला है, अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जो भी आप काम कर रहे थे वो थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। हम ऐसे ही आपको वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से बना के दिखाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं ऐसे ही दिखाने वाला हूं। मान लिया मैं वैद्युत द्विध्रुव है, नाम दे दिया है AB। क्या है नाम, AB है, और यहां पर -q आवेश है, यहां पर +q आवेश है। ओके, वैद्युत ध्रुव AB है जिसका -q आवेश है, +q आवेश है। मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु क्या है, O है। ओके, इसकी लंबाई 12 होगी, मान लिया 12 होगी। तो इस द्विध्रुव का कुछ तो द्विध्रुव आघूर्ण हुआ होगा। वो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या होगा, P। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है बच्चा। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P। और द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। वैद्युत द्विध्रुव इस दिशा में है, इसका डायरेक्शन है, सॉरी, इसका जो मान क्या है, P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अक्ष में कोई बिंदु नहीं लेना है, इसके निरक्ष में कोई बिंदु नहीं लेना है, अन्य कोई जगह पर बिंदु लेना है और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करके दिखाना है, ठीक है। तो हमने ना ही इसके अक्ष में लिया है ना ही निरक्ष में लिया है, कोई बिंदु हमने इधर साइड में ले लिया और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करके दिखाना है। ओके, ये हमने कोई बिंदु P ले लिया है। अब ये जो बिंदु P जो लिया है उसकी बिंदु O से जो दूरी है हम मान के चलते हैं R है। कितनी है, R है, मतलब R दूरी है। और ये जो क्षेत्र से कितने अंश का कोण बना रहा है, तो ये बना रहा है थीटा अंश का कोण, मतलब द्विध्रुव से ये थीटा अंश के कोण पर बिंदु P है। क्लियर है, ध्यान से देखिए। यहां पर था अच्छी स्थिति होती थी, यहां पर अगर इसके सामने होता तो निरक्षीय स्थिति होती है। अब ना ही अच्छी है ना ही निरक्षीय है, कोई अन्य बिंदु है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, तो इसके लिए मैंने बताया हम क्या करेंगे। मैंने कोई बिंदु P लिया है, कितनी दूरी पर है वो, R दूरी पर है, कितने अंश के कोण पर है वो, तो द्विध्रुव से थीटा अंश के कोण पर ये बिंदु P है। अब यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को दो भागों में वियोजित करते हैं। क्या करेंगे, हम दो भागों में वियोजित करेंगे। और कैसे वियोजित करेंगे, अगर ध्यान से देखें आप, अगर वैद्युत क्षेत्र इस तरह से होता था तो इसको हम एक ये भाग कर देते थे, एक ये भाग कर देते थे। मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र E होता था तो इसका हम एक ये भाग कर देते थे, 36
दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब दो भागों में वियोजित करते थे। तो एक के साथ cos थीटा आता था, ई cos थीटा आता था, और एक के साथ में ई sin थीटा आता था। आपको पता होगा, आपने अगर निरक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर बताया भी था, ठीक है। एक ई cos थीटा आया, एक ई sin थीटा आया। अच्छा बच्चा ये याद रखिएगा, किसके साथ cos थीटा आएगा, तो जिधर साइड में एक कोण दिया होगा उधर साइड में cos थीटा होगा, जिधर साइड में कोण नहीं दिया है उधर sin थीटा होगा। समझ रहे हैं? अब आप लोग यहां पर समझिए, मान लिया ये है डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र का, इसको दो भागों में हम विभाजित करें तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई cos थीटा। क्यों? अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर यहां पर थीटा दे दे इस तरह से, तो अब ये यहां पर cos थीटा नहीं आएगा, अब यहां पर cos थीटा आएगा, ई cos थीटा इधर आएगा, क्योंकि थीटा इधर है और इधर थीटा नहीं है, तो इधर ई sin थीटा आएगा। क्लियर है ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो जिधर कोण दिया होगा उधर cos थीटा रहेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस द्विध्रुव आघूर्ण को P को दो भागों में वियोजित करेंगे। एक भाग ये रहा हमारा, ठीक है, और दूसरा भाग ये रहा हमारा, ठीक है। एक भाग ये रहा यहां से यहां तक का, एक भाग ये रहा यहां से यहां तक का। मतलब हम ये सोचें कि द्विध्रुव P को, ये P था, इसको दो भागों में वियोजित किया है। एक इस तरह से आया ये वाला, और एक इस तरह से गया ये वाला, ठीक है। ये द्विध्रुव आघूर्ण है। ध्यान से देखिए, एक ये भाग आया है, एक ये भाग आया है। अब बताइए थीटा कहां पर है, ये है थीटा। समझ रहे हैं ना आप? ध्यान से समझिए, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, इसको मैं मिटाता हूं और ध्यान से देखिए। P का डायरेक्शन ये था पूरा, ठीक है। इसको दो भागों में वियोजित किया मैंने, एक इधर किया और एक इधर किया, ठीक है। एक इधर किया, एक इधर किया, ठीक है। यहां पर थीटा कोण है, तो अगर ये P है तो ये क्या होगा, P cos थीटा होगा, क्योंकि थीटा इधर है। अगर ये P है तो ये क्या होगा, P sin थीटा होगा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अगर ये थीटा है, P को हमने दो भागों में व्यक्त किया, एक ये और एक ये, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा P cos थीटा और ये वाला होगा P sin थीटा। क्लियर हो गया ना? अब ये वाला जो बिंदु P था, सॉरी ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये AB का द्विध्रुव आघूर्ण था। अगर हम P cos थीटा की बात करें तो P cos थीटा किस द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो ये हमने एक द्विध्रुव बना दिया है यहां से यहां तक, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है। P sin थीटा किसका द्विध्रुव आघूर्ण है, तो P sin थीटा के लिए हमने एक ये पूरा द्विध्रुव ऐसे बना दिया है, तो इस द्विध्रुव का आघूर्ण होगा P sin थीटा। हम कह सकते हैं कि इस द्विध्रुव AB को हमने दो भागों में बांट दिया है, दो द्विध्रुव बना दिए हैं। एक द्विध्रुव बन गया है A डैश B डैश, दूसरा द्विध्रुव बन गया है A डबल डैश और B डबल डैश। दो द्विध्रुवों में बांट दिया है, ठीक है। समझे? अभी तक हमने क्या समझाया, आपको समझना है ध्यान से। द्विध्रुव AB था, AB मैं दोबारा आपको समझाऊं, मिटा के दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। पूरा विस्तार से आपको समझना है ध्यान से, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा क्या करना है आपको। मैंने माना कि कोई द्विध्रुव है, ठीक है, नाम दे दिया मैंने AB, इस पर आवेश स्थित होंगे, इसका मध्य बिंदु O है। अब इसके मध्य बिंदु से ना तो अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है, ना ही निरक्षीय स्थिति में है। ये किस स्थिति में है, किसी अन्य स्थिति में है। कोई भी बिंदु है, यहां पर बिंदु P है और यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, इस वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, यहां पर देखना है किस अंश के कोण पर यह बिंदु P है, तो थीटा अंश के कोण पर हमने माना थीटा अंश के कोण पर बिंदु P है, और अब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके लिए हमने क्या किया, इस द्विध्रुव को दो भागों में विभक्त किया है, ए बी को। वास्तव में दो भागों में द्विध्रुव को नहीं बल्कि द्विध्रुव आघूर्ण को विभक्त करने वाले हैं। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका डायरेक्शन तो ये होगा जिसे हम P कहने वाले हैं, ये। अब P को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, एक भाग है इस तरह से और एक भाग है इस तरह से, ठीक है, जो इसी लाइन पर जाएगा, और एक इस तरह से है। दो भागों में P को विभाजित किया, जिधर साइड में थीटा होता है उधर कॉस आ जाता है, तो ये हो गया P cos थीटा। जिधर साइड में थीटा नहीं है उधर साइन आ जाता है, तो ये हो जाता है P sin थीटा।
ओके, इतना हो गया ना। P cos थीटा हो गया, P sin थीटा हो गया, ये दोनों बातें पता चल गई। अब बिंदु P को, मतलब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण P था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। अब देख रहे हैं जिस प्रकार हम कहते थे P जो है AB का द्विध्रुव आघूर्ण है, इस प्रकार हम कहें P cos थीटा किसका द्विध्रुव आघूर्ण है, तो P cos थीटा किसका द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हम कहेंगे P cos थीटा एक दूसरा द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है। इस द्विध्रुव आघूर्ण को हमने इस तरह से बना दिया, मतलब यहां से यहां तक का एक द्विध्रुव है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है। P sin थीटा किसका द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हमने कल्पना की कि यहां पर एक ऐसे द्विध्रुव होगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण है P sin थीटा। ओके, ये बात क्लियर है। आपको अगर ना अच्छा लग रहा हो अब भी आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसे आप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया P sin थीटा। क्लियर है? हाँ, तो ये हो गया हमारा P sin थीटा, ये P cos थीटा। एक द्विध्रुव ये है, एक द्विध्रुव ये है। ठीक है, इसको अब भूल जाइए क्योंकि AB को ही हमने दोनों भागों में बांट लिया है। एक A डैश B डैश के रूप में बांट दिया है, एक A डबल डैश और B डबल डैश के रूप में बांट दिया है। मतलब AB को दो भागों में बांट लिया है। अब AB को भूल जाइए, इन दोनों द्विध्रुवों से काम चलाना है। अब ध्यान से देखिए, AB को देखिए, A डैश B डैश, A डैश B डैश कुछ इस तरह से द्विध्रुव है, A डैश B डैश। इसका अक्ष कहां पर है, इसका अक्ष इधर ही है, मतलब A डैश B डैश का अक्ष कहां पर है ये, और अक्ष पर बिंदु P स्थित है। अक्ष पर ही तो बिंदु P है, मतलब A डैश B डैश के अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो A डैश B डैश के कारण अक्ष पर जो बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब हम व्यंजक लगाएंगे, इसके कारण अक्षीय स्थिति वाला लगाएंगे। और जब हम इस वाले द्विध्रुव की बात करेंगे A डबल डैश B डबल डैश की, तो इसको देखिए आप, इस तरह से द्विध्रुव रखा हुआ है और बिंदु P कुछ इस तरह से है, तो यहां पर हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति बन रही है, मतलब A डबल डैश B डबल डैश के निरक्ष में बिंदु P स्थित है। ऐसे द्विध्रुव रखा है और यहां पर बिंदु P है तो निरक्ष में पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहां पर वो निरक्षीय स्थिति के कारण होगा, और इस वाले द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अक्षीय स्थिति के कारण होगा। दोनों द्विध्रुवों के कारण निकालिए, हम निकालते हैं और फिर दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, समझिएगा मैंने क्या बताया है। अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक द्विध्रुव A डैश B डैश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करिए, फिर A डबल डैश B डबल डैश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करिए। दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल देंगे, वही परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विध्रुव A डैश B डैश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव लिख देंगे, द्विध्रुव A डैश B डैश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो जिसे हम E1 कहेंगे। इसके कारण है तो E1 कह दिया, इसके कारण E2 कह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये वाला द्विध्रुव के कारण कर रहे हैं, तो ये वाला द्विध्रुव इस तरह से रखा है और इसकी अच्छी स्थिति में बिंदु P पड़ता है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अच्छी स्थिति वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2kp/r³। क्या लगाएंगे, 2kp, लेकिन वहां पर P था द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन इस वाले द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है कितना, P cos थीटा है, तो हमें यहां पर P केवल नहीं लिखना है बल्कि P cos थीटा लिखना है। अगर ये वाला द्विध्रुव होता तो केवल P लिखते, लेकिन हम इस वाले द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P था, लेकिन हमने बात की A डैश B डैश की, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, तो यहां पर P है, जहां पर P होगा वहां पर P cos थीटा रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2kp था तो 2kp cos थीटा हो गया अपान r³, और हमने दूरी क्या मानी है, ये r ही मानी है। कितनी है दूरी, r, तो ये भी हम r³ ही रखते हैं। ओके, सो E1 इज इक्वल टू 2kp cos थीटा अपान r³। ये हो गया है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A डैश B डैश के कारण, A डैश B डैश के कारण। अब इस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बिंदु P पर, तो लिखते हैं बिंदु P पर, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर A डबल डैश B डबल डैश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ओके, मतलब A डबल डैश और B डबल डैश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, अब ये बताइए। तो A डबल डैश B डबल डैश इस तरह से द्विध्रुव रखा है
और इसके निरक्ष में बिंदु P है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगाएंगे Kp/r³। क्या लगाएंगे? Kp/r³। तो E2 इज इक्वल टू जो होगा वो होगा Kp/r³। तो K लिखिए और P का मतलब क्या है? तो P का मतलब यहां पर इसका ध्रुव आघूर्ण होगा P sin थीटा। उसमें क्या था? P cos थीटा था, इसमें है P sin थीटा। तो P की जगह पर P sin थीटा लिखिए अपान r³, तो r³। ओके, E2 बराबर हो गया है Kp sin थीटा अपान r³। E1 बराबर हो गया है 2Kp cos थीटा अपान r³। इन दोनों का जरा डायरेक्शन देखिएगा भैया, डायरेक्शन देखिएगा, दिशा किधर है। तो हमें मालूम है कि अगर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु होता था तो उसका डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होता था वैद्युत क्षेत्र की। तो ये अच्छी स्थिति में था, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन रहा होगा E1 का वो इस तरह से होगा। और निरक्षीय स्थिति में जब कोई बिंदु होता था उसका डायरेक्शन मैंने अभी बताया था पीछे की ओर होता है, प्लस ये माइनस है, अगर ये प्लस है तो प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर। अब ये अच्छी है, ये है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो समांतर है, ये है इस तरह से ध्रुव रखा है तो ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है, समांतर जस्ट। तो यहां पर हम यहां पर ध्यान से देखें A', B' इस तरह से ध्रुव रखा है तो डायरेक्शन क्या होगा? इसके समांतर इस तरह से डायरेक्शन होगा, ठीक है। E2 का डायरेक्शन ये है, E1 का डायरेक्शन हो गया, E2 का डायरेक्शन हो गया। अब E1 और E2 का हमें परिणामी चाहिए, मतलब परिणामी हमें ज्ञात करना है, रिजल्टेंट वेक्टर इसका कितना होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ज्ञात करिएगा भाई, कैसे ज्ञात करोगे? तो E1 और E2 का परिणामी जो होगा वो कैसे जाएगा? ये बिंदु P यहाँ पर माना, तो इस तरह से इनके बीच से होकर के जाता है। आपको पता होगा ये परिणामी का डायरेक्शन क्या होता है, इसे हम E कहेंगे। ये है परिणामी का डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि E1 और E2 दोनों सदिश राशियां हैं और सदिश राशियों को जोड़ने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट। मतलब मान लिया वेक्टर A है कोई और वेक्टर B है, इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी वेक्टर होता है वेक्टर R, जिसे कहते हैं R बराबर क्या होता है? √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये फार्मूला होता है नॉर्मली। किन्हीं भी दो वेक्टरों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर R इज इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये फार्मूला होता है। तो यहां पर हम जब E1 और E2 को जोड़ेंगे तो E1 और E2 का जोड़ क्या हो जाएगा? जिसे हम परिणामी बोलेंगे E बराबर क्या हो जाएगा? E1 और E2 का योग क्या हो जाएगा? E1² जैसे A² हुआ था प्लस E2² जैसे अभी B² हुआ प्लस 2AB मतलब E1 E2 cos थीटा। थीटा का मतलब यहां पर E1 और E2 के बीच का कोण है। E1 और E2 के बीच का कोण, E1 और E2 के बीच का कोण जो होगा बच्चा 90 डिग्री होगा। तो यहां पर cos 90 रख देना। क्या रख देंगे? cos 90। ओके, देन ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 90 का वैल्यू 0 होता है और 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। इतना बचेगा और इसमें हम मान रख लेंगे, ठीक है। E1 का मान क्या है बताइए? E1 का मान क्या है? तो E1 का मान ये है 2Kp cos थीटा अपान r³। क्या है? 2Kp cos थीटा अपान r³। तो E1 का मान रखिए और E1² है तो इस पर स्क्वायर कर देना, 2Kp cos थीटा अपान r³ का स्क्वायर प्लस E2 का मान। तो E2 का मान है ये हमारा, क्या है? Kp sin थीटा अपान r³ का होल स्क्वायर और प्लस ये वाला तो 0 हो गया, 0 से गुणा होके हो गया ना, हो गया। अब आगे चलते हैं यहां पर, तो ये बनेगा रूट में, भैया ध्यान से देखना जरा, कॉमन क्या मिलने वाला है? Kp मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, Kp अपान r³, Kp अपान r³ कॉमन मिलेगा। तो यहां पर हम लेते हैं Kp अपान r³ का साथ में स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन हो गया। बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और cos का स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। ओके, इतना बचा। प्लस यहाँ पर Kp अपान r³ तो कॉमन चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा? साइन का स्क्वायर, केवल साइन स्क्वायर थीटा बचा।
ओके इतना बचा। अब Kp अपॉन आर क्यूब को जरा बाहर निकाल लो, क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर जिस पर होता है वो बाहर आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या आ जाएगा, Kp अपॉन आर क्यूब तो बाहर आ गया, रूट के भीतर क्या बचा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसको भी लिखते हैं। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ओके तो ये हमारा इक्वेशन बनने वाला है इज इक्वल टू Kp अपॉन आर क्यूब और रूट के अंदर 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस कास स्क्वायर थीटा, मतलब 4 कास स्क्वायर थीटा से 1 कास स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो 3 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 1 ये ऐसे लिखा रहेगा और बस बच्चा यही फार्मूला बन गया है। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, मतलब किसी भी वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है Kp अपॉन आर क्यूब इंटू में रूट 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका मतलब ये याद रखिएगा, अच्छी स्थिति का फार्मूला ये होता है 2 Kp अपॉन आर क्यूब, निरक्षीय स्थिति का फार्मूला ये होता है, अभी बताया था निरक्षीय स्थिति का फार्मूला ये होता है Kp अपॉन आर क्यूब, और किसी भी स्थिति का फार्मूला किसी भी जगह पर कोई बिंदु हो उसके लिए फार्मूला होता है E बराबर Kp अपॉन आर क्यूब, ये तो होगा ही लेकिन रूट में 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर थीटा, बस इतना बढ़ जाता है। समझ रहे ना, फार्मूला आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, आराम से इसको कर सकते हैं। डेरिवेशन कोई कठिन नहीं था, बहुत ही इजी है। अगर आपको समझ में नहीं आया है जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा इस पर एक बार वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आज कि मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, तो हो सकता है अच्छे से मैंने नहीं समझा पाया होगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ईमानदारी से बताइएगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो जरूर बता दीजिएगा, मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।